गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में अपना जो विषय चल रहा था अर्थशास्त्र में, जो लास्ट चैप्टर था खाद्य सुरक्षा वाला, और इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, प्रश्न उत्तर कर रहे थे। और 7 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये सूचना दे रही हूँ कि सितंबर माह में के फर्स्ट वीक में आपका जो प्रथम परख है, टेस्ट है, वो होने जा रहा है। और इस का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो अर्थशास्त्र में से ही आएगा। 2 पार्ट आएंगे अर्थशास्त्र में से। एक तो पहला जो पार्ट था वो अपना ये था पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी, एक तो ये पार्ट हम लोगों ने किया था। और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट था वो था संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, ये 2 पार्ट आपके सितंबर माह में जो टेस्ट होने जा रहा है उस टेस्ट में ये 2 पार्ट आएंगे। आपको इनकी आपको पूरी फुल तैयारी करनी है। टेस्ट का प्रारूप भी आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी एबे वाले नहीं रहेंगे कि आपने चलो टिक कर दिया। इसमें रिटन टेस्ट होगा। जैसे क्लास के अंदर हम टेस्ट दे लेते थे, कॉपी में आप उत्तर लिखते थे, पेपर आता था आपके पास, आप पूरा जो उत्तर थे उसका देते थे, आपके नंबर सुनाए जाते थे। उसी तरह से सारी प्रक्रिया चलेगी, बस ये ऑनलाइन होगा। वो आप क्लास के अंदर बैठ के करते थे, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पेपर आपके पास आएगा, हर विषय का जो विषय आपका चल रहा है, सारे सिलेबस आपको हर विषय का बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पूरी जो सिलेबस बताया जा रहा है उसकी आपको पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर करते समय आपका जो निश्चित टाइम रहेगा कि 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा ही आपको दिया जाएगा, और उसी 1 घंटे में आपको पेपर करना है और फिर वापस सबमिट भी आपको करवाना है हाथों हाथ ही। और उसके बाद में आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, आपके मार्क्स भी आपको बताए जाएंगे। किसी प्रकार की नकल की कोशिश न होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको ईमानदारी से अपना पूरा टेस्ट पेपर हल करना है। ये तो मैंने आपको टेस्ट की जानकारी दी जो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को, यानी जो खाद्य सुरक्षा वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उन पर आते हैं हम सीधे। और प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न रह गया। जो प्रश्न आपको नोट्स के रूप में करवाए हैं वो तो वैसे मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरह से करने हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जिसको करवाना है वो मैं करवा दूंगी। उसके बाद में हम समकालीन भारत जो किताब है उसका अध्ययन करेंगे। 7 तक हम लोगों ने कर लिया था, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी भेद कीजिए, ये कर लिया था। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं तो योजनाओं की चर्चा कीजिए। यानी सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी कि खाद्य सुरक्षा देने के लिए, वो आपको बतानी है। बहुत इजी है वैसे तो ये। तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिनमें देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इनकी चर्चा, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इनमें मैं आपको एक तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये वाला करना है, इसके अंतर्गत उत्तर। यानी जो हम प्रश्न लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं 8वां प्रश्न। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, एक तो बफर स्टॉक्स लगाया, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सरकार के द्वारा किया गया था। और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अंत्योदय अन्न योजना, तो ये दोनों आपको करने हैं। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, एक बफर स्टॉक, दोनों करने हैं। वो मैंने आपको करवा रखे थे, नोट्स के रूप में भी आपको बताए थे, तो इस तरह से आपको वो करना है। सरकार बफर स्टॉक क्यों लगाती है या बफर स्टॉक क्यों बनाती है, तो ये तो उत्तर मैंने आपको भी करवाया था, ऊपर वाला था। एक तो बफर स्टॉक क्या है और एक बफर स्टॉक क्यों लगाती है। तो पेज नंबर 46 पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि बफर स्टॉक क्या है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक क्या करना है, इसका उत्तर करना है। अगर किसी बच्चे की दिक्कत आती है तो इस उत्तर को मैं आपको करवा रही हूँ अभी।
देखिए प्रश्न है, सरकार, नवा प्रश्न है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ये प्रश्न चल रहा है अपना, ठीक है। और इसका आपको मैं उत्तर किताब के आपके दिया हुआ है, इसी के अंतर्गत मैं आपको ये प्रश्न करवा रही हूँ कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो ये चर्चा हम लोगों ने पीछे की थी कि सरकार क्या करती है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है। तो चलिए बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। और चावल का भंडार है। आप 8वां जो प्रश्न आया था ना, सरकार के द्वारा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए कौन से योजनाएं संचालित की जाती है, इसके अंतर्गत भी आप इसको कर सकते हो। बफर स्टॉक सरकार के द्वारा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए की गई एक शुरुआत है। यहाँ पर हम देखते हैं सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। इसमें देखिए, ऐसा कमी वाले सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है क्योंकि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा में या फिर आपदा में
आपदा में अनाज की कमी की समस्या को अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। इसलिए सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक बनाती है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर ही करना है कि सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है ताकि जो खराब मौसम या आपदा के समय किसी प्रकार की अगर अनाज की कमी आए तो उसको दूर कर सके। तो ये आपको प्रश्न इसका करना है। ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद में हम चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है। आपको ये जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई ना, ये योजना में आप बफर स्टॉक भी कर सकते हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर सकते हो। ये योजना ही सरकार के द्वारा चलाई हुई। तो ये 8वां जो प्रश्न है उसका भी उत्तर ये चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज इसको हम कंप्लीट करते हैं प्रश्न उत्तर के साथ, फिर नेक्स्ट दूसरी किताब का अध्ययन करेंगे। टिप्पणियां बताई है। न्यूनतम समर्थित कीमत, ये तो मैंने आपको करवा दी थी। बफर स्टॉक अभी करवाया है। निर्गत कीमत, तो इसी में आ गया था निर्गत कीमत वाला क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो। और उचित दर की दुकान, राशन की जो वितरण की प्रणाली है। फिर आता है राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। तो ये प्रश्न हम टिप्पणी लिखिए वाला मैं आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ। इसका टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको पहले मिलेगी न्यूनतम समर्थित कीमत। प्रश्न 10वां है। टिप्पणियां पूछिए। टिप्पणियां तक पूछी भी जाती है प्रश्न एग्जाम में, मेन एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण है वैसे। तो प्रश्न संख्या हम चलेंगे 10 पे। 10वां है, टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी में सबसे पहला आता है न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित जो कीमत है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि क्या होती है कि सरकार के द्वारा जो है वो कीमत पहले ही निर्धारित की जाती है, जिनको हम न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। तो देखिए, समर्थित कीमत क्या है वो देखिए। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में, उत्तर है इसका भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है।
इसे हम क्या कहते हैं? इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। तो ये आपको न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है उस पर ये टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टिप्पणी है वो देखिए, इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि बफर स्टॉक क्या है। तो देखिए बफर स्टॉक जो है वो मैंने आपको अभी बताया था। बफर स्टॉक तो वो लिखना है, उसके अंतर्गत तो आपको बफर स्टॉक अभी जो आप लोगों ने किया था पीछे वाले क्वेश्चन में वो ही करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक बार कर लिया बहुत है। निर्गत कीमत और बफर स्टॉक के अंतर्गत ही हमने निर्गत कीमत भी देखी थी। निर्गत कीमत अपन बफर स्टॉक के अंतर्गत देखी थी कि जो कम कीमत पर सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा लोगों को दी जाती है, उपलब्ध करवाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्गत कीमत। तो उसी के अंतर्गत ये निर्गत कीमत भी आ गई थी, वापस आपको नहीं करनी है, एक बार आपने कर लिया। उचित दर की दुकानें, तो उचित दर की दुकान में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उनको कहा जाता है उचित दर की दुकानें। तो मैं ये आपको करवा देती हूँ उचित दर की दुकान, बाकी वो दो आपको नहीं करनी। उचित दर की दुकान, तो देखिए उचित दर की दुकान क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार अधिप्राप्त अनाज को सरकार अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। देश भर में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों को उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है। उचित दर या फिर मूल्य की दुकान भी कहा जाता है। और अगर हम भारत में बात करते हैं तो इन दुकानों की जो संख्या है वो कितनी है? इन दुकानों की संख्या है 5.5 लाख। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन तो मतलब ये दोनों टिप्पणी आपको करनी है। और
इसका उत्तर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो प्रश्न उत्तर करने में और ज्यादा आपके बर्डन भी नहीं पड़े। तो देखिए, अपन लोगों ने जो 8वां क्वेश्चन देखा था कि सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, तो उसमें एक तो बफर स्टॉक मैंने आपको करवा दिया था। बफर स्टॉक के बाद में आप ये कर लेना, एक उचित दर की दुकान, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है उनको ही हम क्या कहते हैं, उचित दर की दुकान कहते हैं। तो उसके अंतर्गत आप ये कर लेना कि सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो ये 8वें का जो है वो उत्तर हो गया। ठीक है, आपका बिल्कुल हो गया। नवाब मैंने करवा दिया, बफर स्टॉक क्यों बनाती है वो अभी करवाया था, वो 8वें का भी उत्तर है, 8वें का उत्तर ये भी है। तो आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं, आप इसी के अंतर्गत कर लें। फिर टिप्पणी में अपन लोगों ने न्यूनतम समर्थित कीमत कर ली, बफर स्टॉक वाला अपना पीछे हो गया, निर्गत कीमत बफर स्टॉक के अंतर्गत ही आ गया ये, तो वापस इसको रिपीट नहीं करना है। फिर उचित दर की दुकान अभी मैंने आपको करवाई है। राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, एक तो ये, और खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 2 प्रश्न हैं। तो ये 2 प्रश्न देखिए, मैं आपको इसके उनके उत्तर बता देती हूँ कि एक तो राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य वस्तु को उपलब्ध करने में सहकारी समितियों की जो भूमिका है वो क्या है। तो यहां से देखिए, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, तो एक तो यहां से लेकर अगर आपके पास किताब है तो किताब में ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि भारत में विशेषकर देश के दक्षिण और पश्चिम भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, जिसमें उदाहरण बताए गए थे तमिलनाडु के, गुजरात के, इनके उदाहरण बताए गए थे, और ये क्या करती है, कम कीमत पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाती है। तो एक तो ये करना है आपको, यानी सहकारी समितियों की जो भूमिका है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करनी है। और इसके बाद में आता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उनके संचालन में क्या समस्याएं हैं। तो ये देखिए समस्या क्या है, लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 49 पर। जिनको यहां से वीडियो में थोड़ी दिक्कत आती है कि समझ नहीं आ रहा या फिर कहां से इसका उत्तर दिया हुआ है, तो मैं आपको साथ में ये उत्तर बता भी रही हूँ कि पेज नंबर कहाँ पर मिलेगा आपको ये उत्तर और आपको कैसे करना है। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं उनके संचालन में क्या समस्या आती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों के संचालन में क्या समस्या आती है, तो ये समस्या हमने देखी थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। पेज नंबर आपको 49 पर ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ दिया हुआ ना, ये मिलेगा इसका उत्तर। ठीक है, तो हम देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या समस्याएं। तो देखिए समस्या क्या है, अनाजों से ठसाठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही है। कहीं अनाज पड़ा सड़ रहा है, कहीं अनाज पड़ा सड़ रहा है, तो कहीं चूहे खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा समस्या आती है इसकी
इसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो मुख्य समस्या है। तो ये आपको इतनी ही करनी है। आगे आने वाली कक्षा में हम जो दूसरी किताब है ज्योग्राफी समकालीन भारत फर्स्ट, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।